Hello friends, welcome to at this platform once again। और हम लोग हड़प्पा हिस्ट्री मेक सिंपल के इस सीरीज में नया वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं और इसमें बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हड़प्पा के रहस्यों को एक एक वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हमने पढ़ा है कि सीक्रेट्स रिवील्ड द शॉकिंग सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रूथ ऑफ द एंशिएंट हड़प्पन्स। रहस्यों का खुलासा, प्राचीन हड़प्पा के सामाजिक और राजनीतिक सत्य क्या थे, इसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे हड़प्पा समाज की सामाजिक संरचना क्या थी। सामाजिक संरचना के बारे में अगर बात करनी हो, हड़प्पा समाज संभवतः स्तरीकृत था, लेकिन बाद की भारतीय सभ्यताओं की तुलना में कम कठोर था। पुरातात्विक साक्ष्य श्रम के विभाजन और संभवतः व्यवसाय और धन के आधार पर एक पदानुक्रम का सुझाव देते हैं, जैसा कि घर के आकार, दफन प्रथाओं के अंतर से संकेत मिलता है। द हड़प्पन सोसाइटी वाज लाइकली stratified but less rigid compared to later Indian civilizations. Archaeological evidences suggest a division of labor and possibly a hierarchy based on occupation and wealth, as indicated by the difference in house sizes and burial practices. तो उनकी ब्यूरल प्रैक्टिसेस क्या थी, उनके घरों का प्रकार कैसा था। तो हड़प्पा के बारे में अगर आपको जानना है उनकी सामाजिक संरचना क्या है, तो उनके घरों की बनावट, उनके रहन सहन के बारे में अगर बात करनी हो, तो हम कहते हैं कि हड़प्पा के शहरों का जो डिजाइन था ना, वो डिजाइन कुछ इस प्रकार से था। जैसे हड़प्पा के सभी शहरों को दो भागों में बांटा गया है, वेस्टर्न फोर्ट और ईस्टर्न फोर्ट। कुछ हड़प्पा के शहरों में क्या थे, सिक्योरिटी वाल थे, कुछ में सिक्योरिटी वाल नहीं थे। आपको कमेंट करके बताना है कि किन क्षेत्रों में सिक्योरिटी वाल थे। अब ये जो एरिया था वो ऊंचे स्थानों पर बसा था। दिस एरिया वाज सिचुएटेड एट द हायर प्लेसेस, जबकि ये क्या था, बहुत निचले स्थानों पे बसाया गया था, इसलिए बाढ़ में, सूखा में सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होती थी। और यहाँ की पॉपुलेशन कम थी, यहाँ स्पेशली यहाँ वीआईपी लोग रहा करते थे, एलिट क्लास रहा करता था। यहाँ आम आदमी पार्टी रहा करती थी। आम आदमी पार्टी का मतलब कॉमन पीपल रहते थे, जैसे लेबर हैं, मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं, टीचर हैं, सैनिक हैं। तो इन सब का जमावड़ा इस साइड में हुआ करता था। ठीक है। अब इसी के आधार पे हमें दूसरा अगर देखना हो, देख लीजिए, ये है बसावट। अगर ये है बसावट, ये रहने का है तरीका, ये है वेस्टर्न फोर्ट और ये है आपका ईस्टर्न फोर्ट जो दूसरे पड़ाव पर जाता है। अब कैसे है, तीसरा हम लोग देख लेते हैं। कितना शानदार बिल्डिंग बनी हुई है, देख रहे हैं ना। जैसे हाउ वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन गवर्नड, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे शासित होते थे। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपसे बात किया है कि यहाँ की सभ्यता के लोगों की स्क्रिप्ट को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। हालांकि इसके स्क्रिप्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी दयाराम साहनी को हो चुकी थी, जबकि इनकी स्क्रिप्ट की पहचान किसने की थी, अर्नेस्ट मैके ने, और इसे कंप्लीट किया था किसने, दयाराम साहनी ने। तो इनकी स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया है, लेकिन इनकी बसावट को देख करके, इनके सील्स को देख करके, इनके ड्रेसेस को देख करके ये अनुमान लगाया गया है कि इनका यही सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा होगा। देखिए जैसे घरों का आकार कैसा है, तो डेफिनेटली इसका उपयोग कैसे रहा होगा। हड़प्पा की सटीक राजनीतिक संरचना को स्पष्ट रूप से नहीं समझा गया है, लेकिन माना जाता है कि यहाँ प्रशासकों के एक वर्ग शहर राज्यों के समूह द्वारा शासित किया गया था। पूरे क्षेत्र में शहरी नियोजन, भार उपायों में एक रूपता, किसी प्रकार के केंद्रीकृत नियंत्रण एक मजबूत साझा सांस्कृतिक समझौतों का सुझाव देती है। ये सारी बातें बगैर फैक्ट के कही गई हैं, आपको समझाने की कोशिश कही गई है कि इस सिविलाइजेशंस को अगर आपको समझना है तो इस सिविलाइजेशंस के कुछ फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। जैसे सड़कें एक दूसरे को लंबवत पर काटती हैं, नालियाँ जो है सड़क पर खुलती हैं, दरवाजे पीछे गली में खुलते हैं, तो कहाँ पर नहीं खुलते हैं ये कमेंट करके बताइएगा। और इनके घरों में कितनी चीज़ें पाई जाती थी, जैसे हर घर में कुआं पाया जाता था, इनके घर पक्की ईंटों के बना करते थे,
इनकी जो सुरक्षा दीवार थी बाहर पक्की ईंटों की थी, अंदर की कच्ची ईंटों की थी। तो इस टाइप के कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको स्टडी करते समय चीज़ों का पता चल जाएगा। ये मैं आपको केवल प्रश्न और उसके उत्तर के हिसाब से अभ्यास करा रहा हूँ कि अगर आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़नी है तो देखिए कि क्या कि इसी तरह से आपने स्टडी की है कि नहीं, और अगर नहीं की है तो आपके तरीके में क्या उन फैक्ट्स की कमी है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आपको गुरुकुल आना चाहिए, जहाँ 2 ईयर बैच को ज्वाइन करके आप अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं और जल्दी से जल्दी सफल भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले पड़ाव के तौर पर हम लोग। चलिए, मैंने यही तो बात किया था, देश के सबसे स्वच्छ एवं हरित जिले नोएडा में आपका स्वागत है। दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं और www.ojang.com पर भी आप इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। 10 सितंबर से नया बैच 2 साल का प्रारंभ हो रहा है। सिविल सेवा के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 2 साल आपको अपने आप को देना ही चाहिए। और अगर आप इस हिसाब से पढ़ाई करते हो कि आपको सफल होना है तो 2 ईयर बैच में आपका एडमिशन होना ज़रूरी है। ओजांग गुरुकुल IAS में आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर लें। मैं नंबर्स एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 8750711100 या 22 या 33 या 44 या 55 पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करा लें। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं किस तरह की आर्थिक गतिविधियों में शामिल थे। जैसे हड़प्पा के लोग कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ने में लगे हुए थे। उनके पास मोती बनाने, धातु के काम, मिट्टी के बर्तन बनाने की उन्नत शिल्प कौशल था। मेसोपोटामिया तक के क्षेत्रों के साथ स्थानीय लंबी दूरी का व्यापार उनकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू था। ये चित्र देख करके भी चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह का वहाँ पे ट्रेड रहा होगा। ठीक है, तो हड़प्पा के लोग किस तरह की आर्थिक गतिविधियों में शामिल थे। तो आर्थिक गतिविधियां उनकी एग्रेरियन थी, उनकी इंडस्ट्रियल भी थी, गैर कृषि कार्य भी वो किया करते थे। तो कहाँ कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं इसकी डिटेल जानकारी आपको क्लास में मिलेगी, लेकिन इतिहास की एक थियरी समझने के लिए आप इस बात का देखिएगा कि कितने संक्षिप्त रूप में आपको सारी बातें बता दी गई हैं कि वो पशुपालन करते थे, एनिमल हस्बेंड्री उनका प्रोफेशन था। एनिमल हस्बेंड्री में आपको कई बार यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया है कि किन जानवरों की जानकारी न तो मुहरों से न स्थानों से मिलती है। आप टिप्पणी करके बताइए कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसका चित्र ना तो किसी स्थान पे मिला है और ना ही किसी मुहर पर मिला है। तो ऐसा बता करके आप निश्चित रूप से अपने तैयारी के स्तर का आकलन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी के स्तर में कोई कमी है तो निश्चित रूप से आप जुड़िए, गुरुकुल के साथ जुड़िए और अपने भविष्य को संवारिए, क्योंकि अभी आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो भविष्य आपका खतरे में पड़ेगा। जीवन भर आपको दूसरों के सहारे रहना पड़ेगा। चलिए, हड़प्पा समाज में धर्म की क्या भूमिका थी। धर्म तो देख ही रहे हैं कि धर्म का स्वरूप वहाँ कोई लिखा पढ़ा तो था नहीं। जब लिखा पढ़ा नहीं था तो लिखे पढ़े नहीं होने की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। ऐसा नहीं थे कि हड़प्पा के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, प्रश्न ये है कि हड़प्पा में जो लिखा मिला है वो हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो मैं लिखा पढ़ा ना होने के लिए जब बार बार कहूँ तो कभी भी आप इस तरह से मत सोचिएगा कि हड़प्पा के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो शहरी व्यवस्था का जन्म ही ना होता। हाँ, उनकी लिपियों का आज तक हम लोगों ने रिवील तो कर लिया है, पढ़ नहीं पाए हैं। आइए, मदर गॉडेस की स्टेचू मिली है। देखिए कितनी शानदार स्टेचू बनी है। आर्टिफैक्ट सजेस्ट द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। निश्चित रूप से मातृ पूजा का वहाँ से साक्ष्य मिला है और ये बताता है कि दुनिया में एकमात्र देश भारत ही है जो क्या है, अपने यहाँ जेंडर बेस्ड है और मदर ओरिएंटेड है। तो दुनिया की सबसे यूनिक सिविलाइजेशन वाज मदर ओरिएंटेड, और मदर ओरिएंटेड सिविलाइजेशंस में मदर गॉडेस की सबसे ज़्यादा मृण मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं, पूरे हड़प्पा से मिली हैं। अब दीज फाइंडिंग्स पॉइंट टूवर्ड्स द अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म और अनदर इंडिजिनियस रिलीजन। ये सारी जो निष्कर्ष हिंदू धर्म के प्रारंभिक स्वरूप या अन्य स्वदेशी धर्म की ओर इशारा करते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। सिंबॉलिक शिवा
देयर इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिवा, लॉर्ड शिवा की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। आपको बताना है पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति पे किन किन जानवरों के चित्र बने हैं, कितने जानवरों के चित्र बने हैं, इसके बारे में आप डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगर नहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो गुरुकुल आइए और गुरुकुल में आपको एक एक चीज़ें सिखाई जाएंगी। यहाँ मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इतनी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, अगर नहीं है तो प्लीज़ उन जानकारी को आप अपने लेवल पर इकट्ठा करिए, नहीं तो गुरुकुल आकर के यहाँ के क्लास नोट से, टीचर्स के माध्यम से आप अपनी नॉलेज को अपडेट करिए और परीक्षा क्वालिफाई करके अपने जीवन को सुरक्षित करिए। फिर क्या है, रिवर्ड एनिमल्स, रिवरेंस ऑफ एनिमल लाइक द यूनिकॉर्न बुल। यूनिकॉर्न बुल देख रहे हैं ना, एक श्रृंगी बैल का जो है यहाँ से मूर्ति मिली है। एक श्रृंगी बैल यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जानवर था, इसकी भी पूजा की जाती थी। तो वहाँ किन की पूजा के साक्ष्य मिले हैं टिप्पणी करके बताइएगा। वहाँ के जो पूजा करने के जो प्रमाण मिले हैं वो सूर्य के मिले हैं, अग्नि के मिले हैं, जल के मिले हैं, वनस्पतियों के मिले हैं, वृक्षों के मिले हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वो यूनिकॉर्न बुल था। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण जानवर कौन था तो वो यूनिकॉर्न बुल ही था, एक श्रृंगी बैल था। ठीक है। रिचुअल्स पाथ, रिचुअल्स पाथ की देखिए जानकारी मिलती है। एविडेंस ऑफ रिचुअल बाथ्स सजेस्ट प्योरिफिकेशन रिचुअल्स, ये रिचुअल्स लिखे गए हैं, कोई पढ़ नहीं पाया है, लेकिन उसके चित्रों के माध्यम से ये बात समझ में आती है कि निश्चित रूप से ये किसी नियम कानून के बारे में या धार्मिक जानकारी के बारे में बात कही गई होगी, लेकिन उसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। ये बताता है कि किस तरह से रिचुअल्स की पवित्रता पर ध्यान देते थे। तो इन सारे अनुमानों के साथ हम उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में एक प्रकाश डाले। इस शहर का पतन कैसे हुआ है ये आने वाले वीडियोज में हम लोग देखेंगे कि इतनी शानदार सभ्यता जो विश्व में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से, आपको सिर्फ कमेंट करके ये बताना है कि ये जो सभ्यता थी इसका उत्तरी पॉइंट कौन सा था, इसका पूर्वी पॉइंट कौन सा था। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। उत्तरी पॉइंट मांडा था। मांडा कहाँ है, J&K में है। इसका ईस्टर्न पॉइंट आलमगीरपुर में है, आलमगीरपुर में है। इसका साउदर्न पॉइंट क्या है, दायमाबाद में है। इसका वेस्टर्न पॉइंट सुतका गेंडोर में है। गेंडोर में है। ये किस नदी पे है, दास्क नदी के किनारे है। दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। और ये मांडा आपके किस नदी के किनारे है, चिनाब के किनारे है। तो इस तरह से आप जानोगे तो फिर ये उत्तर से पूरब से पश्चिम तक की दूरी क्या है, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी क्या है, इसका टोटल क्षेत्रफल क्या रहा है, ये ज्योग्राफिकल नॉलेज के बारे में आता है। इसकी उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पश्चिमी और पूर्वी सबसे आप परिचित हो गए हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में क्या क्या इनका पॉलिटिकल, क्या क्या इनका सामाजिक, क्या क्या इनका आर्थिक, इनका शेप कैसा था, रेक्टेंगुलर था, ट्रायंगुलर था, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इनकी तटीय सीमा क्या थी, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से गुरुकुल आकर के आपको रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना चाहिए और अपने आप को अपडेट करना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों को ओजांक आईएएस में 99 के बैच से जुड़ना है, वो 99 बैच में यहाँ बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे न्यूज़पेपर एनालिसिस है, आंसर राइटिंग है। तो CSAT का बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 99 के बैच से जुड़ने के लिए केवल 8285894079 के व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना मैसेज कर सकते हैं। और इस मैसेज में आपको यहाँ फ्री में PDF भी मिलती रहेगी। अगर मान लीजिए आप नहीं जुड़ पाते हैं तब भी आप कम से कम अपने व्हाट्सएप पे फ्री में PDF जोड़ सकते हैं और उस फ्री PDF के माध्यम से आप तय कर सकते हैं कि PDF आपकी कितना हेल्प कर रही है। फिर आपको लगता है भविष्य में कि नहीं ये आपके काम का मटेरियल्स है, आपको इस संस्था से जुड़ना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है। प्लीज़ एक बार इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें और अपने कैरियर को नई दिशा दें। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे, फिर नेक्स्ट सीरीज में हम आपको बताएंगे कि आने वाले समय में हड़प्पा का कैसा स्वरूप था और वो कैसे उसका पतन होता है। ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।